नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कौशल कुमार साकी आज आपके साथ एक नया वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनी का लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सेटअप हुई थी और फिर किस तरह से वो भारत आई और भारत में आके यानी जितनी भी कंपनी आई उनमें सबसे ज़्यादा शासन यानी सब कंपनियों को हरा के और उसने यहाँ पे शासन किया भारत में। लगभग 1600 से लेके 1600 के बाद आई। हालांकि उन्हें जो राजनीतिक प्रभुत्व जो मिला वो आपको बंगाल में 1757 के बाद मिला, यानी 1757 से मान लें 1757 से लेके और फिर 1947 तक किसका शासन रहा भारत में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन रहा। लेकिन हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की अगर बात करें तो वो 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस में तब्दील हो जाता है? डायरेक्ट किसका रूल हो जाता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, यानी वहाँ की क्वीन विक्टोरिया मालिक हो जाती है 1857 से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सेटअप हुई थी हम पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी आपका ब्रिटिश जो हिस्ट्री है इंडिया में बहुत विस्तार से है तो उसके हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ कंपनियों के यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनियों के बारे में, कौन सी आई थी कंपनी पहले, फिर दूसरी, तीसरी, और उससे क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि किस रास्ते से आई थी, कौन पहले लेके आया था, किसकी परमिशन थी, तो हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब वो बनी कितने में? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब कंपनी सेटअप की गई थी। तो उससे पहले कुछ व्यापारियों ने यानी जो डेलीगेट्स होते हैं ब्रिटेन में, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी और जो वहाँ की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, तो उससे पहले उन्होंने मीटिंग करी थी। वो जगह का नाम था फाउंडर्स हॉल। वो मीटिंग करी थी आपकी उन्होंने सितंबर आपका 1699 में। ऐसा नहीं कि कंपनी कोई भी कंपनी की गवर्नमेंट ने कह दिया और एकदम से कंपनी सेटअप हो जाती है। एक प्रोसेस होती है कंपनी खोलने की, फिर उसके बाद व्यापार के लिए परमिशन दी जाती है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कहाँ पे कंपनी खोल रहे हैं, वहाँ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी लोकेशन है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जो कंपनी खोली तो कुछ फाउंडर्स हॉल में इकट्ठे हुए आपके डेलीगेट्स और उन्होंने डिस्कशन किया कि हम ईस्ट के व्यापार के लिए एक कंपनी ओपन करेंगे। और मीटिंग होने के बाद फिर वो लोग महारानी विक्टोरिया के पास गए और उन्होंने 31 दिसंबर को एक पत्र दिया महारानी विक्टोरिया को, और इस तरह से ये आपकी कंपनी बन जाती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। उसके बाद कंपनी बन गई। फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उनमें इतना डिटेल में जाके अब वहाँ पे जो पहला डेलीगेट्स भारत आया था वो उसका प्रमुख कौन था, किस तरह से आए थे, रूट कौन सा था, तो हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी बन गई, उसके बाद ब्रिटेन की रानी कौन थी वहाँ पे? एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ की रानी थी। उन्होंने इनको एक चार्टर दिया। चार्टर क्या था? 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए ईस्ट में। अब चार्टर में क्या था कि चार्टर में अधिकार दे दिए गए थे कि आपको भारत में 15 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति दी जाती है, परमिशन दी जाती है। इसका मतलब ये था कि और कोई ब्रिटेन की दूसरी कंपनी आपकी कंपटीशन में नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाली क्या बात है, सिर्फ ब्रिटेन की अन्य कंपनी कोई आपकी कंपटीशन में नहीं आएगी, लेकिन आउट ऑफ द ब्रिटेन जो सराउंडिंग और यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी मनाही नहीं थी, सिर्फ ब्रिटेन की दूसरी कंपनी नहीं रहेगी आपके कंपटीशन में। तो सिर्फ इन्हीं को परमिशन मिली कितने? 15 वर्ष के लिए। और उन्होंने एक लेटर लिखा किनके नाम? अकबर के नाम, क्योंकि भारत में उस समय किसका शासन था? भारत में मुगल एम्पायर अकबर का। 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत में 49 ईयर्स तक अकबर का शासन रहा। तो उनका पत्र लेकर कब पहुंचे? तब तक 1605 ईस्वी में अहमदनगर में तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी। तो पहुंचे वो किसके? जहांगीर के समय। जहांगीर के समय पहुंचे 1608 ईस्वी में। कौन? सर विलियम हॉकिंस, ये उस समय प्रमुख थे जो भारत में आए थे। और किनका लेटर? महारानी एलिजाबेथ का लेटर लेके जहांगीर के शासनकाल में आए। और किस जहाज से आए थे? शिप से आए थे। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन आया है, तो वो हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आए जहांगीर के समय। अब क्योंकि जो विलियम हॉकिंस थे इन्हें नॉलेज थी डिफरेंट लैंग्वेज की, तो इन्हें तुर्की और अरेबियन बहुत अच्छी तरह से आती थी। किसको? सर विलियम हॉकिंस को।
तो उन्होंने इस लैंग्वेज में भी बात करी और बहुत सारे गिफ्ट भी दिए, जिससे अपरिचित थे मुगल शासक खुश हो गए। और इसी खुशी में उन्होंने 400 का मनसब भी दिया था, किसको? हॉकिंस को। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितने का मनसब दिया था? एक पद होता था ये मनसब, अकॉर्डिंग टू जात और सवार, जो संख्या होती थी उसके अकॉर्डिंग ये मनसब एक पद हुआ करता था। जैसे आर्मी में होता है सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह से कितने कितने आपके उसमें सवार हैं, घुड़सवार हैं, और कितने पैदल सैनिक हैं, किसको सूबेदार कहा जाएगा, किसको कप्तान कहा जाएगा, वैसे ही एक क्रम था ये। तो 400 का मनसब इसे दिया था, किसको? सर विलियम हॉकिंस को। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पे परमिशन मिल गई थी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उससे पहले भी एक अंग्रेज आ चुके थे, जॉन मिडलटॉप। ये लैंड रूट से आए थे भारत में 1599 ईस्वी में। कह सकते हैं कि ये जब आए थे, जब वहाँ जाके इन्होंने आके प्रॉस्पेरियस के बारे में बताया होगा, उसके बाद कंपनीज आई। कारण तो बहुत सारे हैं रीजन, जैसे एक रीजन नहीं है, बहुत से आपको मैंने बताया था कि जो व्यापार होता था लैंड रूट से भी होता था, बहुत ही पॉपुलर था। यहाँ के कॉटन है, इंडिगो है, स्पाइसेस हैं, वो आपके सिल्क रूट से यानी एशिया से यूरोप को जो जोड़ता था रूट आपका, बहुत ही फेमस रूट था। तो उससे व्यापार होता था। लेकिन बात आ जाती है, अगर हम इसको ज्योग्राफिकल देखें तो जो आपका सिल्क रूट था वहाँ पे 1453 में, आपकी कौन सी डेट है ये आपकी, ये मान लीजिए 1453, यहाँ पे क्या हुआ, एक कुस्तुतनिया शहर है किसका? तुर्की का, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये भी इसे कहते हैं, किसको? कुस्तुतनिया को। लेकिन अगर मॉडर्न में अगर इसे हम कहें तो इस्तांबुल भी कहते हैं तुर्की का। तो यहाँ पे किसका कंट्रोल हो गया था? मुस्लिम एम्पायर का, अरबियों का यहाँ पे कंट्रोल कर लिया, इसलिए कह सकते हैं कुछ बैरियर्स, व्यवधान पड़ गया लैंड रूट से। इस पे किसका कंट्रोल हो गया? मुस्लिम एम्पायर का। कहाँ पे? तुर्की में। तो जो लैंड रूट था, जहाँ आपका एशिया, चाइना, जापान, यहाँ से जो व्यापार होता था, इस उस पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, जो कि यूरोप में जाके व्यापार करते थे। और यूरोपियन व्यापारी भी आते थे, बहुत से ऐसे स्टेशन थे बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था आपका इराक में भी एक जगह थी मोसुल। मोसुल में यूरोपियन व्यापारी आते थे, और जो यहाँ से व्यापारी जाते थे उनसे वो सामान लेते थे, फिर वो यूरोप में ले जाते थे। यानी बहुत बड़े स्तर पे व्यापार होता था। तो वहाँ से जो कपड़े जाते थे, तो उस पर्टिकुलर जगह के नाम पे भी उस कपड़े का नाम पड़ गया था कॉटन का। मोसुल से मुस्लिम, एक बहुत ही फेमस कपड़ा था भारतीय मुस्लिम। जैसे कालीकट से वास्को डी गामा भी कपड़े लेके गया था, तो कालीकट से जाते थे, तो वहाँ से कालीकट के नाम से कैलिको कपड़े का नाम पड़ गया। तो यानी ऐसे कुछ सेंटर थे जहाँ से व्यापार होता था यूरोप में। अब यूरोप में क्या हुआ, यही लोग व्यापार करने लगे, कौन? मुस्लिम लोग करने लगे थे। अब यूरोपियन को चांस नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोर करने लगे, ज्योग्राफिकल दृष्टि से, और दूसरे रूट देखने लगे व्यापार करने के लिए। तो उसी में कह सकते हैं 1453 और 1498 बहुत दूर नहीं है समय। इस दौरान उन्होंने बहुत सी कोशिश की, इधर उधर से रास्ते ढूंढे, कोई सफल हुआ, कोई असफल हुआ, और इस तरह से लास्ट टाइम में आपको कह सकते हैं कि 1498 में जो समुद्री मार्ग खोज लिया किसने? वास्को डी गामा ने। तो ये कहानी है इस तरह से व्यापार की जो होता था। तो इस लैंड रूट से कौन आया था आपका? मैंने अभी किसको बताया था आपका? जॉन मिडलटॉप। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसका जो पॉपुलर नाम भी पूछ लिया जाता है कि परीक्षा में आता है उसका, और अन्य नाम क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो उसका नाम था जॉन कंपनी कहा जाता था इसे। पॉपुलर नाम क्या था? जॉन कंपनी। लेकिन जॉन कंपनी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पूरा नाम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो पूरा नाम अगर आता है तो क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। ये पूरा नाम था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बात आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट कब किया गया, ईस्ट इंडिया कब किया गया? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट किया गया 1833 के एक्ट में। इस एक्ट के जरिए वो ये भी आता है कि 1800 किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट नाम दे दिया गया था ईस्ट इंडिया? तो 1835 का एक्ट। अब यहाँ पे बात करें, जब ये आया इंग्लिश खान, यानी कि आपका विलियम हॉकिंस 1608 में आया, तो पहली फैक्ट्री हमारी बात चलती है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे अंग्रेजों ने खोली थी? सूरत में। जब जहांगीर शासक था, कहाँ का? आपका मुगल एम्पायर था भारत का। तो 1608 में फैक्ट्री जरूर खोली थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कंफ्यूज कि
पहली फैक्ट्री खोली तो 1608 में, ठीक है ये, लेकिन इसका प्रोडक्शन चालू नहीं हो पाया था, ये बीच में ही बंद हो गई थी। जहांगीर ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन ये किसके कहने पे मना किया था, तो उस समय कौन था आपका पुर्तगीज वायसराय था, एलेक्सियो डी मेसेस, इसने मना करवा दिया था, क्योंकि इससे पहले पुर्तगीजों का अधिकार था, भारत में व्यापार करते थे, तो पुर्तगीज वायसराय इसके कहने पे जहांगीर ने यहाँ पे कारखाना मना कर दिया चालू करने से। तो पूछा जाता है साउथ इंडिया में, उसके बाद 1613 में यहाँ पे प्रोडक्शन चालू होता है आपका, कहाँ पे, सूरत में। तो उससे पहले फैक्ट्री कहाँ खुल जाती है आपकी, प्रथम 1611 में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, अंग्रेजों का साउथ इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में। उसके बाद 1613 में आपकी सूरत में स्टार्ट होती है। अब बंगाल में प्रथम कहाँ खोली थी, तो ये हुगली, अंग्रेजों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोली थी, और किसके अधीन, ब्रिजमैन अंग्रेज अधिकारी था, इसके अधीन ये फैक्ट्री थी। अब बंगाल चूंकि सबसे पहले सूरत में आए थे, उन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिली। उसके बाद जब बंगाल में उन्होंने शासन किया, पॉलिटिकल डोमिनेंस, 1757 का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, प्लासी नामक जगह पे, प्लासी, प्लास से पड़ा, प्लास एक फूल होता है जो कि फायर, जैसे फायर का कलर होता है उसी कलर में, तो प्लास फूल होता है, तो वहां पे हुआ था। उसके बाद यानी किसके बीच हुआ था, आपका लॉर्ड क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। उससे पहले ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बंगाल में कह सकते हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर्स को सेटअप कर लिया था 1757 के बाद। बंगाल को उनका अधिकार हो गया था, और जितने भी रिसोर्सेज थे, रेवेन्यू रिसोर्सेज, उन पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन शासन नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे इस तरह के एक पपेट रूलर बना रहे, बाकी हम अपना ट्रेड पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो बंगाल में अगर अधिकार की बात आती है तो क्या है आपका 1757 का युद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया पे, किस युद्ध के जरिए उन्होंने पूरा शासन अधिकार यानी पूरा अधिकार कर लिया नॉर्थ इंडिया पे, तो वो था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि बिहार में है। यानी बंगाल में किया 1757 के तहत, और फिर उसके बाद 1784 में 1764 में किसमें किया, नॉर्थ इंडिया में। अब उस समय कौन था, हेक्टर मुनरो के बीच ये युद्ध हुआ था, मुगल बादशाह और अवध के नवाब और आपका बंगाल के नवाब। यानी उस एक तरफ 3 सेनाएं थी, मुगल एम्पायर था आपका कौन, शाह आलम, ऐसे ही अवध का कौन था, सिराजुद्दौला, और आपका बंगाल का कौन था, सिराजुद्दौला। लेकिन फिर भी यहाँ पे हार गए 1764 में। और नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल डोमिनेंस कर लिया, यानी राजनीतिक अधिकार कर लिया इन्होंने, यानी ट्रेड से अब ये पॉलिटिकल पावर में आ गए थे। अब जब यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल पावर्स सेटअप करी नॉर्थ इंडिया में, 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 2 हुई थी जल्दी, एक 12 अगस्त को हुई थी, फिर एक 16 अगस्त को 1765 में हुई थी। उसके तहत उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे। यानी सर ये भी क्वेश्चन आता है कि दीवानी राइट्स कब मिले, तो 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए। तो किस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पे पहले एज ए ट्रेड, यानी कह सकते उनका जो पहला स्लोगन था, ओनली ट्रेड नॉट टेरिटरी, भूभाग, सिर्फ भूभाग, सिर्फ व्यापार ना कि भूभाग, इनका नारा था, इस तरह स्लोगन था यहाँ पे जब आइए अंग्रेज लोग, तो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। हालांकि व्यापार जब करते थे तो वहाँ पे वो अपना गोल्ड और सिल्वर से व्यापार किया करते थे, ट्रेड। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दे जाते थे, उसके बदले में स्पाइसेस हैं, क्लॉथ हैं आपके, ये सब लेके जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया था, 1765 से सारे रेवेन्यूज पे उनका राइट्स हो गया था, यानी अब वो ऑनर हो गए थे, अब वो रेवेन्यू फिक्स करने लगे थे। इसके बाद आप देखते हो कि वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक के बाद रेवेन्यू सेटलमेंट हुए, यहाँ पे जमींदारी सेटलमेंट है आपका, महलवाड़ी सेटलमेंट है आपका, है ना, रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में किस तरह से आई और यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी। हम अभी बंगाल की बात कर रहे थे कि बंगाल में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो अगर बंगाल में प्रथम अंग्रेजों को सर्वोत्तम छूट
किसने वहाँ पे दी थी कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने इस तरह से वहाँ पे स्टेप उठाया। तो धीरे धीरे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे 1651 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, इसने क्या किया, बंगाल बिहार उड़ीसा की जो जमींदारी है वो अंग्रेजों को दे दी। अब वो किस लिए दे दी थी, उसके पीछे एक कहानी छोटी सी है। ये कहते हैं कि इसके दरबार में गैब्रियल वाटन, ये क्या था, डॉक्टर था, वो आया था अपनी डेलीगेट्स के साथ। तो कहते हैं इसकी बेटी को चोट लगी थी किसी हाथ में, तो उसे जल गया था उसका हाथ। तो इस चिकित्सक ने कुछ एक टैबलेट दे दी, उसका कुछ ही देर में वो ठीक हो गई, दर्द बंद हो गया उसका। तो खुश होकर उसने बंगाल बिहार और उड़ीसा की जमींदारी दे दी उनको, अंग्रेजों को। ठीक है, उसके बाद बंगाल का सूबेदार अजीम उद शान, ये इसने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को जमींदारी दी मात्र 1200 रुपए में। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 जगह की जमींदारी दे दी अंग्रेजों को, किसने, अजीम उद शान ने। उसके बाद अंग्रेजों को पावर मिली, कह सकते हैं ताकत आई। वो किससे आई, उन्हें यहाँ पे उनकी और हिम्मत काफी वो हो गई जब 1661 ईस्वी में कैथरीन, जिनकी पुर्तगीज राजकुमारी थी, उसकी शादी किससे हुई, ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से, इससे शादी हुई। उसके बाद जो बंबई था, जो कि पुर्तगीजों के अंडर में था, उसको दहेज रूप में किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। और चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, इसको पट्टे को किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पे व्यापार करने के लिए। यानी वो भी इसका क्या बन गया, हिस्सेदार बन गया, पार्टनर बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ऐसे एक और है 1669 से 77 ईस्वी में बंबई का जो गवर्नर था वो कौन था, गिराल्ड ऑगियार। इसका स्टेटमेंट ये इस तरह पूछ लिया जाता है कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेके अपने साम्राज्य का व्यापार का प्रबंध करें। ये किसने कहा, आपके गिराल्ड ऑगियार, जो कि कहाँ का था, बंबई का गवर्नर था। जो भारत में अंग्रेज आए थे तो वो व्यापार किसका करते थे, तो व्यापार वो करते थे रेशम का, सूती का, कपड़े का, सोना और चीनी का। ठीक है, उसके बाद गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया था व्यापार करने के लिए। ऐसे ही आता है फ्रांसिस डे, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे लिया था, यानी लीज पे लिया था, और यहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये पूछा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है, दो में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक फोर्ट सेंट जॉर्ज में और एक फोर्ट विलियम में। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है आपका, मद्रास में है, जो इस समय चेन्नई कहते हैं। उसके बाद फोर्ट विलियम आपका कहाँ है, जो कि प्रथम प्रेसिडेंस नगर था आपका, वो क्या है, कलकत्ता। 3 प्रेसिडेंसी सबसे पहले बनाई गई थी ना, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास को। तो पहली प्रथम किसको बोला जाता है, फोर्ट विलियम को, जो कि कलकत्ता में आपका किसने बनाया था, सर जॉर्ज आयर ने। ठीक है, इस और उसको फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को। 1717 का जो शाही फरमान, यानी रॉयल फरमान मिल गया था, ऑर्डर, वो और जो था ब्रिटेन में ही, उसने क्या कहा था, कंपनी को मेगना कार्टा कहा। और ने अब क्योंकि ब्रिटिश का जो हिस्ट्री है बहुत ही डिटेल में है, तो हम उसको टुकड़ों में बांट बांट के कोशिश करेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताने की। बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे, यानी शुरू से इतिहास जब भारत में हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहाँ पॉलिटिकल अपना इस्टेब्लिश किया, सेटलमेंट किया। तो एक एक चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गवर्नर जनरल्स और वायसराय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत सी इस तरह की कौन कौन सी चीज़ों की शुरुआत हुई, बहुत जाना आता है। अक्सर पूछ लिया था भारत में रेलवे की शुरुआत किसके समय से हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय से हुई। ICS जो एग्ज़ाम होता था दोनों जगह एक साथ कहाँ पे हुई। तो इस तरह बहुत सारे इस तरह एग्जाम होते हैं। कहने मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये पूछा जाता है, तो इनके बारे में भी जानना। लेकिन सबसे पहले इनको हम जान लेते हैं। एक मैंने कोड यहाँ पे बनाने की कोशिश की, फर्स्ट और लास्ट
ये पूछ लिया जाता बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, फिर बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, फिर जो भारत का गवर्नर जनरल है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक कोड के जरिए मैंने फर्स्ट और लास्ट बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये बंगाल की गवर्नर की हम बात करें तो मैंने एक कोड बनाया, लाइव प्रथम लाइव, क्या गया, प्रथम लाइव एंड अंतिम बार देखें, प्रथम लाइव एवं अंतिम बार देखें। तो प्रथम लाइव में लॉर्ड क्लाइव, लाइव में कौन आ गया, फर्स्ट आपका लॉर्ड क्लाइव, कौन था, भारत का यानी बंगाल का पहला गवर्नर, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, कौन था अंतिम, वारेन हेस्टिंग्स। फिर पूछ लिया जाता बंगाल के गवर्नर जनरल में, तो जो अंतिम गवर्नर था बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, वो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट हो गया आपका। तो रन लेंगे बैटिंग से, रन लेंगे बैटिंग से, यानी रन से वारेन हेस्टिंग्स और बैटिंग से विलियम बेंटिंग। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये थे आपके। अब ये पूछ लिया जाता कि भारत का कौन प्रथम गवर्नर जनरल था, तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो विलियम ने कैनिंग को हराया, विलियम ने कैनिंग को हराया, यानी विलियम बेंटिंग और कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, फिर अंतिम कौन था, तो भारत के वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग एंड कैन लाउड इन माउंटेन, कैनिंग फर्स्ट हो गया और अंतिम आपका हो गया माउंटबेटन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे दो तरीके से आपका ये क्वेश्चन अक्सर कर बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए भारत का भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कौन थे आपके, आपके थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो ये इस तरह से शॉर्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके बाद कहाँ पे फैक्ट्री खोली और किस किस रूलर्स ने किस तरह से चीज़ें वो उन्हें दी, कहाँ पे किस तरह से राजस्व मिला, उन्हें फरमान मिला, तो उसके बारे में हल्का से मैंने जो पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में बताने की कोशिश की। अब हम प्रॉपर तरीके से जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, उनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।